Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next chapter for class 12th which is electrostatic potential and capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक जो लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है. So, according to the definition of potential energy, it says the energy possessed by a body by virtue of its configuration or position. यानी पोटेंशियल एनर्जी वो है जो किसी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. किसी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनी कहाँ से है? पोटेंशियल एनर्जी से ही बनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की. चार्ज मीन्स चार्ज एट रेस्ट. ठीक है ना. तो जब चार्ज की हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको समझने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि एक सिंपल बॉडी हमने ली है. यहाँ पर एग्जांपल के लिए ए बॉडी है कोई जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. और इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. अगर हम इस बॉडी ए को कुछ हाइट एच राइज करना चाहें और बी पॉइंट तक लेके जाना चाहें और जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाए यू बी तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी होगी. उस फोर्स को हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल. हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी. अब वो फोर्स कैसी होनी चाहिए? दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू एम जी. दैट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. तो ये एफ एक्सटर्नल नेचर में कैसी होगी? एफ एक्सटर्नल अगर ये दो चार्जेस हैं एफ एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगी अगर हम मान लेते हैं कि ये चार्जेस हैं तो इफ़ यू कंसिडर कि ये चार्जेस हैं तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगी एक्सटर्नल हम बाहर से लगाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगी. ठीक है ना. मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है. ठीक है ना. और हम इसको इसकी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ रही है जिसलिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं. इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. अब जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी यू ए से यू बी दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस बॉडी बी एज वर्क डन. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज वर्क डन. वर्क डन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी. उसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है. ठीक है. हम कंसिडर करके चलते हैं. इफ़ वी कंसिडर हेयर ए पॉजिटिव चार्ज विच इज़ प्लस क्यू चार्ज इट हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कुछ डिस्टेंस पर हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं जिसकी वजह से हम फोर्स को देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में होगी. मान लेते हैं कि वो टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पर है और दिस इज़ ऑल्सो प्लस क्यू. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होता है. अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं चार्जेस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर किस डायरेक्शन में लगेगी? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए? इस डायरेक्शन में. एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमने लिख दी है. ठीक है. अब मान लेते हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना चाह रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि फोर्स इस पर लग रही है उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा. ठीक है ना. यही तो हमने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई. ठीक है ना. अब क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं. लेट अस कंसीडर कि ये कोई पॉइंट ए है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसकी हम करा रहे हैं. मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर लेके आते आते इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एक्स हो जाएगी. ठीक है. डी एक्स इसकी डिस्प्लेसमेंट कराई और ए पॉइंट पर हम इसको लेके आ गए. एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं बी और हम इसको लास्टली बी तक लेके आना चाह रहे हैं. ठीक है. सो ए पॉइंट तक लेके आने के लिए डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी इसके अंदर? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. सो विल कैलकुलेट स्मॉल वर्क डन फर्स्ट. पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं टू कैलकुलेट कंप्लीट वर्क डन. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? मान लेते हैं कि हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आना चाह रहे हैं. दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो एफ एक्सटर्नल है वो अपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव होना चाहिए। तो दैट मीन्स वी कैन पुट अ साइन नेगेटिव हेयर, और जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। ठीक है ना, दिस विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ठीक है ना, वी कैन राइट दिस एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए। अब इसमें हम एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि ये तो हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस पे था, हमें पता कि कुछ डिस्टेंस पे है। अगर ये जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पे चला जाए, इफ टेस्ट चार्ज इज एट इनफाइनाइट, टेस्ट चार्ज इज इनफाइनाइट, इज एट इनफाइनाइट, तब वर्क डन कितना होना चाहिए, देन वर्क डन विल बी 0, क्योंकि चार्ज ही इन्फिनिटी पे चला गया, विच इम्प्लाइज वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन विल बी 0, हमें पता ही नहीं है कि कितने डिस्टेंस पे है, सो दैट वर्क डन विल बी 0। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट point to remember, work done by external agent against electrostatic force is taken as negative। यानी कि अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं और वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर हम वर्क डन ले रहे हैं और वो वर्क डन हम टेस्ट चार्ज के लिए ले रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव होता है, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है एफ ई, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में होगी एफ एक्सटर्नल। तो वर्क डन किस डायरेक्शन में, वर्क डन जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने इसकी कराई है, तो ऐसे केसेस में डब्ल्यू जो एक्सटर्नल होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, वर्क डन जो है वो नेगेटिव लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। Work done by electric force is path independent. Work is done on particle depends only on initial and final positions of the particles. That means ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है तो जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो A to B जा रहा है चाहे वो B to A जा रहा है, दैट डजेंट मैटर। वो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स A पोजीशन और B पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ए पोजीशन ये है जिस पर पार्टिकल है, और ये बी पोजीशन है। हम बी पोजीशन से ए पर आ रहे हैं या फिर ए पोजीशन से बी पर जा रहे हैं। मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डी एल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है ना, इसमें भी डी एल है और इसमें भी डी एल है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो लाइन इंटीग्रल अगर हम लिखना चाहें ए टू बी के लिए वो कितना होगा, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, इतना ही होगा। और अगर हम बी टू ए के लिए लिखना चाहें, बी टू ए के लिए लिखना चाहें, ये है ए टू बी, ए टू बी, और ये है बी टू ए। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए ई डॉट डी एल, इतना ही होगा। दोनों कंडीशंस में एक चीज़ देखने की है कि जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। मान लेते हैं ए टू बी जा रहा है तो इस डायरेक्शन में है, और बी टू ए आ रहा है तो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मीन्स दिस इंटीग्रल कैन बी टेकन एज नेगेटिव ऑफ दिस। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, टोटल जो हमारे पास पाथ होगा इसका, दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, दैट मीन्स 0। ठीक है ना, अभी कैसे लिखा हमने, इसको लिखने के लिए हमने ये लिखा कि लाइन इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एल
इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल बी टू ए ई डॉट डी एल। ये इसमें समझने का है, ठीक है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया कि बी टू ए की जगह हम यहाँ ए टू बी ही रख सकते हैं और नेगेटिव है साथ में, ठीक है ना। सो दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे ए टू बी जा रहा है चाहे बी टू ए जा रहा है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट चार्ज मस्ट बी मूव्ड वेरी स्लोली सो दैट नेट फोर्स इन कंप्लीट प्रोसेस बिकम जीरो। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली मूव कराया जाए कि जो नेट फोर्स है वो जीरो रहनी चाहिए। एफ नेट शुड बी जीरो। एफ नेट, दिस इज थर्ड पॉइंट, एफ नेट शुड बी जीरो। अगर फोर्स जीरो नहीं रहेगी तो चार्ज किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। सो एफ नेट शुड बी जीरो। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा उसको बहुत स्लोली मूव कराना जाना चाहिए, स्लो मोशन होना चाहिए ताकि टोटल फोर्स जीरो रहे। सो दिस इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन।